घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। पंडित नेहरू सरकार द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके परिवार की जासूसी पर बवाल। नेताजी के परिवार ने की एसआईटी जांच की मांग। और कश्मीर घाटी में पंडितों के पुनर्वास का मुद्दा गरमाया। विरोध और समर्थन में उतरे लोग। सबसे पहले बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार पर 1948 से लेकर 68 तक कथित रूप से जासूसी हुई। ये खबर छपने के बाद मामला गर्मा गया है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस पार्टी के तरफ से क्या कहा गया, ये क्या बयान उनके तरफ से आया है। ये सुनिए अभिषेक मनु सिंघवी का बयान। और ये आपको बता दें, ये जो पीरियड है जिसमें ये आईबी की रिपोर्ट के आधार पे जिसे डिक्लासिफाइड किया गया है, उस रिपोर्ट के आधार पे है। जो उद्देश्य बीजेपी का, आरएसएस का, बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार एनडीए का सर्वविदित है, यानी नेहरू का विरोध किसी भी रूप में, परोक्ष या सीधे रूप में, इस उद्देश्य से जो घोर अन्याय किया है सरकार ने और बीजेपी और उनकी संस्थाओं ने, हमारी पूरी राजनीतिक वार्तालाप को सस्तीकरण, राजनीतिक वार्तालाप में जानबूझकर द्वेष और मतभेद की भावना उजागर करना, सिर्फ सस्ती राजनीति के लिए, ऐसे महान व्यक्तित्व जिनको पूरा देश सदियों से राष्ट्रीय आइकॉन मानता है, अभूतपूर्व व्यक्तित्व के व्यक्ति, उन सब का डिफेम करना, उनकी मानहानि करना, उनके बारे में परोक्ष और सीधे रूप से ऐसे संकीर्ण भाव प्रकट करना जो भर्त्सना योग्य है, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आपको हम दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाम लीजिए तो आजादी के इस अनोखे नायक की कतार दर कतार सैकड़ों तस्वीरें बनती बिगड़ती रहती हैं। देश के इस नायक की आजादी की लड़ाई के अफसाने जितने रोचक रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा कहानियां उनके गुमनाम और रहस्यमयी अंत पर गढ़ी और कही गई। लेकिन नई खबर हैरान करने वाली है। दरअसल खुफिया एजेंसी आईबी की 2 पुरानी फाइलें नेताजी की जासूसी की गवाही दे रही हैं, वो भी किसी और के नहीं, भारत सरकार के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के इशारों पर। जी हाँ, कम से कम आईबी की इन फाइलों में दर्ज जानकारी तो कुछ यही हकीकत बयां कर रही है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नेहरू ने करीब 2 दशकों तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रिश्तेदारों की जासूसी करवाई थी। 1948 से 1968 के इन 20 साल के दौर में 16 साल तक नेहरू ही देश के पीएम थे। फाइलों में बोस के कोलकाता के 2 घरों की निगरानी का भी जिक्र है। इनमें से एक वुडबर्न पार्क है तो दूसरा 38/2 एल्गिन रोड का घर था। बोस के इन घरों की जासूसी शुरू तो ब्रिटिश राज में हुई थी, लेकिन हैरानी भरे तरीके से ये जासूसी नेहरू सरकार में भी जारी रही। इस दौरान बोस परिवार की चिट्ठियों पर नजर रखने के साथ साथ आईबी ने उनकी लोकल और विदेश यात्राओं की भी जासूसी की। यही नहीं, सरकारी जासूसों की नेताजी के भतीजों शिशिर कुमार बोस और अमीनाथ बोस पर भी कड़ी नजर थी। ये दोनों नेताजी के बेहद करीब थे। शिशिर और अमी ने बोस की ऑस्ट्रेलिया में रह रही पत्नी एमिली को भी खत लिखे थे। देश के जांबाज की जासूसी के खुलासे से हर कोई सकते में है। जासूसी के इस खेल से बोस परिवार भी हैरान है कि आखिर इस जासूसी के मायने क्या हैं और एक जांबाज की जासूसी क्यों की गई। खुलासा सनसनीखेज खबर हो तो सियासत उबलना भी लाजमी हो जाता है। बीजेपी ने सीधे नेहरू पर हमला बोला, कहा कांग्रेस नेताजी के करिश्माई नेतृत्व से सहमी थी, लिहाजा नेहरू बोस के निधन की जानकारी मुकम्मल करना चाहते हैं। मुझे लगता है ये तो स्नूपिंग का लगातार एक पारंपरिक डीएनए में उनका चलते आया है। दुख से कहना पड़ रहा है कि अभी ये इतने दूर तक गया है सुभाष चंद्र बोस के परिवार के ऊपर, क्योंकि ये 54 से लेकर 68 तक उस समय ऐसे समय था जो
सरकार के द्वारा, तब की सरकार के द्वारा ये भी स्पष्ट नहीं हुआ कि सुभाष चंद्र बोस जीवित है, जिंदा है, या कहीं एक्सीडेंट में उनका देहांत हुआ है। ये सब विषय उतना स्पष्ट से अब तब बोला नहीं गया। So even as that government was unaware or did not say whether he was alive or he was dead or he was kept in captivity somewhere, they were continuously snooping on the close relations. थोड़ा सहमे हुए ही जरूर, लेकिन जवाब और बचाव कांग्रेस के भी हैं। 50-60 साल पुरानी बात है। डॉक्यूमेंट कितना सही है, कितना गलत है, गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है, और जबकि ये भी नहीं मालूम है कि रिपोर्ट सही है गलत है। आईबी के ये गुमनाम दस्तावेज बंगाल सरकार की एक गलती से सामने तो आ गए हैं, लेकिन इन फाइलों में दर्ज जानकारियां अब सुलगते सवालों के साथ सामने हैं। आखिर आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले सिपाह सालार की जासूसी क्यों की गई? इसका जवाब भी शायद इन सवालों में ही कहीं दफन हो चला है। हाँ, इतना जरूर तय है कि अब सियासत इसके अपने मायने जरूर गढ़ लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जैन टीवी। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं नंदकिशोर गर्ग जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सुनील चोपड़ा जी हैं, सीपीएम के नेता हैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ वरिष्ठ पत्रकार हैं, उपेंद्र प्रसाद वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ कांग्रेस के नेता संतोष जी जुड़ेंगे फोन लाइन पे, और साथ ही साथ एसके दत्त हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले संतोष बागड़िया जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो खबर छपी है जिसमें क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स का एक हवाला देते हुए बताया गया है, और कांग्रेस की तरफ से जो बयान आए हैं वीर सांघवी की कि ये बीजेपी, आरएसएस, नेहरू विरोध, ये तो डॉक्यूमेंट आधारित एक खबर है। ये डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है किसको मालूम है जी, पहली बात। दूसरी बात, ये जो मतलब 50 वर्ष 60 वर्ष पुरानी बातें हैं, इसका क्या महत्व क्या? मेरे तो ये नहीं समझ में आ रहा है क्यों समय खराब कर रहे हैं लोग। आपको लगता है कि अगर मैं आपकी पहली बात पे तो बिल्कुल सही बात आप जो कह रहे हैं कि इस डॉक्यूमेंट की जांच हो सकती है, इस डॉक्यूमेंट की जांच की जानी चाहिए। आपका अगर ये मांग करें कि इस डॉक्यूमेंट की जांच हो तो सब तो सही माना जाता है, लेकिन आप अगर ये कहें कि इसका महत्व क्या है, तो आपको लगता है कि लोग, देश के लोग जिनके सुभाष चंद्र बोस के प्रति या आजादी के जो लड़ाई में जो उनकी भूमिका है या उनकी जो उनका कंट्रीब्यूशन है, आप लगता है कि आप उनको लोग नजरअंदाज कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं नजरअंदाज। आप जितना सुभाष चंद्र बोस को इज्जत देना चाहते हैं, मुझसे ज्यादा इज्जत देते हैं जी। हम तो खुद कलकत्ते के हैं, मैं तो उनके लिए जो कुछ उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है पूरे हिंदुस्तान में, उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं। वो सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि इस तरह की बात करके जिस आदमी ने काम किया उसको तो नीचे पॉलिटिकली दिखाना चाहते हैं लोग, लेकिन जिसके अगेंस्ट में हुआ उसको भी नीचा दिखाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो खबर है, ये जो रोज ये जो बात होती है कि भाई उनको आप भारत रत्न दे दो और उनके परिवार वाले ना बोल देते हैं, तो इसलिए बोल देते हैं कि सुभाष चंद्र बोस हमारे बहुत बड़े नेता है और बहुत बड़ा काम उन्होंने किया था, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। तो लेकिन इस तरह से ये सब बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये उछाल करके हम बोस का अनादर कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये बातें अनादर मत करिए। चलिए, आपको लगता है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए? अगर एक डॉक्यूमेंट जिसके हवाले से ये खबर छपी है उसकी जांच हो, कांग्रेस पार्टी के तरफ से अगर ये मांग की जाए कि इस डॉक्यूमेंट की पूरी तरह से जांच की जाए और जांच करके इसकी सच्चाई को बाहर लाया जाए, तो ये बात तो समझ में आती है। हाँ, तो करिए, जांच करके बात करिए ना। हम लोग तो बिना जांच किए डिस्कशन कर रहे हैं जी। एक ऐसी बात के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं जिसकी अभी जांच ही नहीं हुई है, और अभी तो सरकार भी बीजेपी के कर ले जांच पूरी। नहीं तो, लेकिन आप तो जांच, आप भी जांच की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उसको सीधे से खारिज कर रहे हैं। खारिज मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि नेहरू जी काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं कि नहीं है, तो आज तो सरकार है, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट। आप संतोष जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप लाइन पे बने रहे। सुनील चोपड़ा जी, आप कैसे देखते हैं इसको? पहली चीज तो ये है कि ये एक बहुत ही घिनौनी बात है कि हमारे आजाद देश में
वो इंसान जो 1857 के बाद जिसने अंग्रेज का फौजी मुकाबला किया था और इस देश तक पहुंचे, यहां उनके परिवार पर इस तरह की जांच हो रही थी। लेकिन दूसरी चीज मैं कहूंगा, ये 2 फाइल से काम नहीं चलेगा। जो श्याम बेनेगल ने कही है बात आज, वो बहुत अच्छी कही है। उन्होंने कहा है सारे फाइल्स ओपन करो और इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। ये जो सिलेक्टिव फाइल्स निकली हैं उसमें लगता है किसी के राजनीतिक पक्ष भी हो सकता है, लेकिन ऐसी चीज एक आजाद देश में कभी नहीं होनी चाहिए। इसमें नेहरू जी का भी पीरियड था, शास्त्री जी का भी पीरियड था और इंदिरा गांधी का भी पीरियड था। सिर्फ नेहरू जी का मामला नहीं है। सवाल यह है, लाल बहादुर शास्त्री भी प्रधानमंत्री रहे हैं और इंदिरा गांधी भी। और हमें समझना होगा कि ये वो कांग्रेस है जिसने हिंदुस्तान का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बनाया था, पाकिस्तान ने जिन्ना बनाया था। और इसके साथ साथ लगता है कि अंग्रेजों की जासूसी चलती रही, क्योंकि इनकी आदत थी कि अंग्रेजों के किए हुए कामों को जल्दी से खत्म नहीं करना है और बदलना नहीं। जी चलिए, नंदकिशोर जी आपसे प्रतिक्रिया लेंगे, एक ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद हम लौटेंगे, फेस पर चर्चा करेंगे, लेकिन छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी। सुभाष चंद्र बोस के प्रति कांग्रेस का और नेहरू जी का विशेष तौर पर जग जाहिर है कि आखिर सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस अध्यक्ष दूसरी बार निर्वाचित होने के बाद हटना क्यों पड़ा? क्यों गांधी जी नहीं चाहते थे और वो नेहरू जी को प्रोजेक्ट करना चाहिए, और उसके बाद वो बाहर गए और सारी घटनाएं सबको मालूम। आज तक देश में एक ही नेता है जिसका कोई मृत्यु का दिन अभी तक किसी ने नहीं मनाया। इमॉर्टल जिसको कह सकते हैं सही मायने में, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, क्योंकि उनकी जो गायब होना रहस्यमय है, उस समय नहीं मरे थे, ये सब तथ्य जाहिर हो चुके हैं। और नेहरू जी ने और विजय लक्ष्मी पंडित का जो एक संवाद मैंने किताब में पढ़ा कि वो साइबेरिया में थे और जब वो बोलना चाह रही थे तो उनकी साड़ी खींची थी नेहरू जी। ये अभी कितनी सच है कितनी झूठ है, परंतु रहस्य है। और कांग्रेस ने अंग्रेजों से मिलकर जो एक पैक्ट था कि इतने दिन तक उनके बारे के अंदर वो एक देशद्रोही माने जाएंगे उनकी नज़र में, अंग्रेजों की नज़र में, उस बात को नेहरू जी ने जीते जी तक उसको माना है। और मैं समझता हूँ जो फाइलें मिली हैं या अनुधर ने जो मेहनत लगातार बंगाल में कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स आएंगे और ये डीक्लासीफाई सारी होनी चाहिए और नए सिरे से सुभाष चंद्र बोस का जो वो पीरियड है जिस सोकाल दुर्घटना के बाद का, वो सारा हम सबके सामने आना चाहिए। संतोष जी आपसे भी उम्मीद करूंगा आप लाइन पे बने रहें। मैं आपके पास एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेके जल्द वापस लौटते हैं हम एक ब्रेक के बाद। तो स्वागत है घटना चक्र में। हम चर्चा कर रहे हैं क्या पंडित नेहरू ने या उनके सरकार ने 1948 से लेकर 1968 तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार की जासूसी की गई। हालांकि इस जासूसी के लेकर जो बयान आए हैं, कई तरह के बयान हैं। महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी ने जो ट्वीट किया है वो कहते हैं नेहरू ने अगर सुभाष चंद्र बोस के परिवार की निगरानी की तो इसमें क्या गलत किया। ये महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी के ट्वीट हैं जो आपको हमने बताया। कांग्रेस का वरिष्ठ नेता पीसी चाको ने कहा यह इतिहास का सही प्रस्तुतिकरण नहीं है। नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के बीच में कुछ मतभेद जरूर थे, लेकिन दोनों एक दूसरे के बड़े इज्जत करते थे। और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि भाजपा की सरकार सत्ता में है तो ऐसी खबरें आएगी। सब जानते हैं कि नेहरू संघ परिवार के हिंदू मुसलमानों के बांटने की नीति के खिलाफ थे। और इससे पहले आपने और भी नेता संतोष बागड़े जैसे सवाल कर रहे थे, हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले बहुत प्रिसाइजली उपेंद्र जी, ये जो पूरा मामला है इंडिया टुडे ने छापा है इसको और उसको डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को हवाला देते हुए छापा है। अब देखिए जो छापा गया है तो पूरी तरह से उसको दरकिनार नहीं कर सकते हैं कि वो कुछ है ही नहीं जी, या कोई मनगढ़ंत है या नई सरकार आने के बाद कुछ सिलेक्टिव लीक है
इस तरह से कहने से समस्या समाप्त नहीं होगी। इसमें अगर सिलेक्टिव है तो उसको पूरा का पूरा ओवरऑल करना चाहिए, और ये कांग्रेस की नहीं बल्कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। इसमें हम कांग्रेस पर अभी कम सवाल खड़ा करें जी। अभी मुख्य जिम्मेदारी है सरकार की, केंद्र सरकार की। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में आने के पहले बोल रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस से संबंधित जो रहस्य है उसका हम पर्दाफाश करेंगे कि कैसे उनकी डेथ हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने मना कर दिया। सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहे हैं कि आप कहिए, सुब्रमण्यम स्वामी एक और रहस्योद्घाटन कर रहे हैं, हालांकि उनकी बात को पूरी तरह से सच नहीं मान सकते, लेकिन क्या पता सच भी हो कि रूस में, सोवियत संघ में उनकी डेथ हुई। वो स्टालिन ने उनको कैप्टिव बना रखा था साइबेरिया में वो, और उसके बाद सोवियत संघ का हिस्सा ही था साइबेरिया, उसी में उनकी डेथ हुई। तो क्या रूस के साथ संबंध खराब न हो जाए इसके लिए मामले को रहस्यमय बनाया जा रहा है। इसलिए जो जासूसी जी खत्म हो चुका है, क्या संबंध खराब होंगे दिखाइए, नहीं तो अगर ऐसे सबूत है तो लाइए। नहीं है अब तो सोवियत संघ ने अब रूस है, मेरी समझ में ऐसे सवाल उठता है सबूत कि सारे नहीं रहस्य है उससे पर्दा हटाया जाना चाहिए। उनकी गिरफ्तारी या उनकी कथित मृत्यु या कथित विमान दुर्घटना, ये सब सारे रहस्य हैं। उसी रहस्यों में एक रहस्य और ये जुड़ गया है कि उनकी जासूसी भी की जाती थी। तो हमें लगता है कि अगर जासूसी तो करने के टेस्ट हो पीछे जाएंगे, अगर ये कारण होगा कि उनके परिवार को अस्थियां सुरक्षा जो प्रदान हैं, करना उनमें है, DNA कहीं टेस्ट कोई कर लो। खतरा न हो, तब तो ठीक है, तो उसमें बुरा नहीं है। क्योंकि किस लिए जासूसी करवाई जा रही थी? जासूसी आप करवाते हैं किस लिए? जिससे स्टेट को खतरा हो। आईबी अगर इसी की जासूसी करवाता है आईबी के द्वारा, तो माना जाता है कि आज जो सुभाष चंद्र बोस के परपोते हैं चंद्र बोस ने कहा है कि जवाहरलाल नेहरू के निर्देश पे ये जासूसी हुई, क्योंकि नेहरू को बोस से डर लगता था। उन्हें डर था कि बोस उनसे बड़े नेता बन सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि नेताजी की मौत किसी हवाई हादसे में नहीं हुई है। और चंद्र बोस ने कहा है कि इस खबर के सामने आने के बाद उन्हें और उनके परिवार को गहरा धक्का लगा है। इस केस से संबंधित सारे दस्तावेज बाहर आने चाहिए। बिल्कुल। देखिए, जो उपेंद्र भाई ने बात कही है कि चुनाव से पहले ये बातें हुई थी और भारतीय जनता पार्टी इसकी हामी रही है, और एक बहुत लंबे समय से इस देश का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है कुछ राजनीतिक जो हत्याएं या मौत हुई हैं उनको हमेशा सस्पेंस से देखता है। उसके बारे में कभी कोई सच बात नहीं आई है, चाहे सुभाष बाबू की मौत का मामला हो या जिस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री का उस पटल पे से हट जाना हो, या एलन मिश्रा की 40 साल पुरानी मौत के बाद अब उसमें फैसला आ रहा हो। तमाम बहुत सारी चीजें हैं कि चंद्रशेखर आजाद की कैसे हो सकता है कि एक बार मीटिंग हो रही हो और उसके आधे घंटे एक घंटे बाद उनका एनकाउंटर हो गया हो। कैसे हो सकता है कि भगत सिंह की बारे में जिस आदमी ने गवाही दी हो, वो गवाही देने वाला आदमी इस दिल्ली में कांग्रेस के दौर में महिमा मंडित किया जाए और एक सड़क का उस पर नाम रखा जाए, वो पीएमओ की सिफारिश करे। तो ये बहुत सारे सवाल इस देश में लोग ये मानते हैं कि कांग्रेस ने सत्ता हस्तांतरण के बाद जिस तरीके से ब्रिटिश राज्य को इनडायरेक्टली बनाए रखने की, उनकी मदद करने की, उन्हीं नीतियों पे चलने की कोशिश की, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि क्या नेहरू ने उस आजादी को ब्रिटिशों के हाथ में बेच रखा था कि पूरे तौर पे उन्हीं की बात मानी जाए। और जो बात अभी सुमित भाई कह रहे थे कि कैसे माउंटबेटन रहे, और जब वो सन 71 में उनकी डेथ हुई तो भारत सरकार की तरफ से एक कंटिजेंट गया और उनको पूरी सलामी दी गई। मेरा कहना यह है कि सुभाष बाबू की मौत का मामला हो, लाल बहादुर शास्त्री की मौत का मामला हो, एलन मिश्रा की मौत का मामला हो, आखिर इनके बारे में पता कैसे चलेगा अगर देश का एक बहुत बड़ा वर्ग इसको राजनीतिक परिदृश्य में मत देखिए। इस देश में लोग ये मानते हैं कि सुभाष बाबू ने जिस किस्म की क्रांति की बात की थी वो क्रांति नहीं थी जो अहिंसा से मिलने वाली थी। वो इस क्रांति को जगाने के लिए देश से बाहर गए, उन्होंने अपनी एक टीम बनाई, उसमें एक उनकी INF फोर्स बनी, सब जानते हैं, और उसमें हिंदू मुसलमान से लेकर सारे लोग लड़े। और वो जिस तरीके की आजादी चाहते थे वो बराबर ये कह रहे थे कि अगर हमको लड़के आजादी नहीं मिली और ये पावर ऑफ ट्रांसफर हुआ तो आप यकीन मानिए कि भारत आजाद होने के बाद भी गुलाम रहेगा। और जो स्थिति आज इस देश में लग रही है वो यही है। और डीक्लासिफाइड इंफॉर्मेशन की जो बात बार बार कही जा रही है कि साहब हमारे संबंध खराब हो जाएंगे, मैं सुमित भाई की बात से 200% सहमत हूं कि उस वक्त का रूस जिस पे भारत पूरे तौर से निर्भर था
और आज भारत की रूस के साथ यह स्थिति है कि रूस जो भारत का सबसे बड़ा मददगार और सप्लायर होता था वो पाकिस्तान को हथियार दे रहा है। लिहाजा इस डिक्लासिफाइड इंफॉर्मेशन के नाम पर, इसे छुपाने के नाम पर, कुछ लोगों के बेनकाब होने के नाम पे आप ये न डराया जाए। ये देश आज 21वीं सदी से आगे निकल चुका है। इनको एक एक डॉक्यूमेंट को दिखाना चाहिए ताकि लोगों के पास सच आए। उसमें नेहरू जी हो, उसमें दीनदयाल उपाध्याय हो, उसमें संघ हो, ये तमाम सारी चीजें भ्रम में नहीं होनी चाहिए। इस दौर के अंदर इन चीजों को सरकार को सामने लाना चाहिए। जी दत्ता साहब। दिलीप जी, कुछ महत्वपूर्ण पहलू पे गौर करने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो ये बहुत ही खंडनीय है और निंदनीय है कि कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता जिस हिसाब से बात कर रहे हैं कि जो पास्ट है पास्ट को रख देना चाहिए, उसको सामने नहीं लाना चाहिए। मैं कहता हूं कि पास्ट अगर 1000 साल भी पुराना हो और उस पर अगर सच्चाई है वो भी सार्वजनिक होनी चाहिए और सामने आनी चाहिए। इनके पोल पट्टी अगर उससे अगर सामने आ जाता है तो उसके चलते ये हकीकत सच्चाई क्या है उससे देश वंचित नहीं हो सकता है। देश को जानना चाहिए और देश के तरफ से एक डिमांड है कि आखिर वो रहस्य है क्या चीज। मुझे अभी भी याद है, आधुनिक इतिहास का छात्र रहा हूं मैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पे जब मैं अपना रिसर्च कर रहा था और उसके बाद विदेश में जब मैंने अपना रिसर्च किया, लंदन आर्काइव्स में बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो अभी तक क्लासिफाइड नहीं हुआ है, जो डीक्लासिफाइड नहीं हुआ है, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स है। नेशनल आर्काइव्स पे बहुत सारे ऐसे मुझे डॉक्यूमेंट्स उस दौरान का मिला था जिसपे सीधा सीधा ये साबित करता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भारत में ब्रिटिश सरकार के उस दौरान के, उन्होंने बाकायदा लिखा था कि अंग्रेज हुकूमत के लिए अगर खतरा अगर है तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है और कोई नहीं है। ये सीधा सीधा प्रमाणित पत्र है। इसके साथ साथ 1946 की टाइपे रेडियो की, 1947 आजाद हिंद फौज की जो सिंगापुर से जो रेडियो जो जारी होता था, वहां पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बाकायदा रेडियो ब्रॉडकास्ट है और वो पूरे दुनिया ने सुना है। आखिर वो सब चीजों का खुलासा होना बहुत आवश्यक है। गुमनामी बाबा का जो इतिहास है, गुमनामी बाबा को लेकर जो तमाम तरह की जो चीजें आई है वो भी खुलासा होना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट सामने आना चाहिए। उस दौरान के इतिहास में, उस दौरान के राजनीति में एडिना माउंटबेटन की क्या रोल रही है और तमाम ब्रिटिश लोगों की क्या रोल रही है भारत सरकार के ऊपर, वो सारी चीजें सामने आ जाएगा जब वो पूरे फाइल्स सामने आएंगे। और सारे फाइल्स जब तक सामने नहीं आते तब तक हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, वो सामने नहीं आ सकता है। यह भी अनकन्फर्म रिपोर्ट उस दौरान का है कि जो हादसे के बारे में जो कहा जाता है लगातार, वो प्लेन क्रैश के बारे में, अरे उस प्लेन क्रैश के दौरान जो चीजें जो वहां पे मिली है ताइपे के समुद्र के पास, वो डीएनए टेस्ट आज तक क्यों नहीं हुआ है उन सब चीजों का। वहां पे जो जितने सारे ड्रेसेस है वो ड्रेसेस और किसी के थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नहीं थे, किसी उनके आजाद हिंद फौज के आर्मी के किसी जनरल के ड्रेस थे। सारी चीजें सबको पता है। कांग्रेस ने जानबूझ के षड्यंत्र रचाई है अपने सरकार के दौरान की चीजें सामने ना आए। इतिहास अगर इस देश का अगर लिखा गया है तो वो कांग्रेस के आंखों तले लिखा गया है, कांग्रेस के आंखों के जरिया से लिखा गया है इस देश का इतिहास। इसलिए हमारे देश के जितने सारे महान व्यक्ति रहे हैं आजादी के दौरान, सबको एक एक करके नजरअंदाज किया गया है, उनको जानबूझ के बदनाम करने की कोशिश की गई है और केवल एक पेडिस्ट्रियल में नेहरू गांधी फैमिली और नेहरू और गांधी जी को खड़ा किया गया है और बाकी जितने सारे हैं सबके इतिहास मिटा दिया गया है। ये जो कांग्रेसी इतिहास है, इसकी जो एक तरह से रिफॉर्मेशन की जो जरूरत है, इसकी जो हकीकत है, ये चीज सामने आने की आवश्यकता है और उसके लिए तमाम जितने सारे आर्काइव्स में जितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो तो मेरा गुजारिश है भारत सरकार से कि मुखर्जी कमीशन हो या फिर तमाम जितने सारे कमीशन हो, वो सारे कमीशन की रिपोर्ट सामने आए ताकि हकीकत सामने आए। आज के डेट में क्यों ये सरकार क्यों एक तरह से इन सब चीजों को नजरअंदाज कर रही है, मुझे समझ में नहीं आता है। कांग्रेस क्यों नजरअंदाज करती है, यह तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है कि क्यों हुआ, कश्मीर का मुद्दा क्यों है, ये तमाम मुद्दे क्यों है, सबकी इतिहास सबको पता है सारी चीजें। तो इसलिए कांग्रेस का जो बयान है वो तो रटा रटा बयान है
और वो तो इनके अपने पोल पट्टी को छुपाने के लिए इस तरह का रटा रटा बयान वो लोग बार बार नहीं 1000 बार डंके के चोट पे कहेंगे। पर भारत सरकार की जो काम है, भारत सरकार का जो इस देश के प्रति जो सचमुच एक सही तरह से श्रद्धांजलि होगा वो होगा कि भारत सरकार सारी चीजों को सार्वजनिक करे और सारी चीजें सामने आए, ताकि जिनको हम लोग एक तरह से झूठे वे में पूजा करते हैं उनकी हकीकत क्या है वो अगर सामने आ जाता है और जनता अगर हकीकत जान लेती है तो इस पे कोई दोहराई नहीं है और ये कोई गुनाह नहीं होगा। देश के लिए और आजादी के उन महान जितने सारी विभूति हैं उन लोगों के लिए सबसे बड़ा श्रद्धांजलि होगा ये। चलिए संतोष जी, आपको मेरी आवाज आपने सुनी होगी, मुझे लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। खैर फिलहाल एक जी, इसलिए इससे पहले कि संतोष जी, हाँ बोलिए। आपने सुना यहाँ पे जो पैनलिस्ट हैं उनको आपने सुना होगा, मुझे उम्मीद है, और जो कह रहे हैं कि अब ये समय आ गया है कि जी नहीं देना चाहता, इतनी लंबी लंबी बात है। सारे हिस्टोरियंस को बदनामी कर दी, सारे हिस्टोरियंस बेकार है हिंदुस्तान में, सबके ऊपर प्रभाव है कांग्रेस का। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने आजादी नहीं दिलाई, बहुत कुछ किया है, कोयला भी। कांग्रेस ने कब से ठेका लिया आजादी का भाई? जी ने कोई सेक्रीफाइस नहीं की। नेताजी भी तो कांग्रेस में थे। कांग्रेस के नहीं थे नेताजी? कांग्रेस के नहीं थे क्या नेताजी? जो कांग्रेस के नहीं थे नेताजी। दूसरे बार अध्यक्ष पद जीतने के बाद वो षड्यंत्र क्यों रचा गया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की मजबूरी क्यों की गई थी? सब चीजों का मालूम है। वो सच्चाई अगर सामने आए और उस सच्चाई के चलते आपकी पार्टी अगर बदनाम हो तो ये सच्चाई को एक्सेप्ट करना सीखिए और अपनी गलतियों को मानिए। वो सरकार में जो बैठे हैं वो लाइए ना सरकार, आप वो तो लेके आएगी, लेकिन आप तो ये कह रहे हैं कि साहब ये होने ही नहीं चाहिए। समर्थन तो करें, जनमत बनेगा तो आएगी। बात नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस करे बहुत जल्दी। आपका वर्तमान इतिहास बताता है कि जो भी पार्टी की केंद्रीय और जो भी पार्टी के अध्यक्ष से टकराया उसको आपने बाहर कर दिया। केजीबी के जो चीफ है, केजीबी के चीफ ने जो इंदिरा गांधी जी को जो पत्र लिखा था 1971 में, ये कहते हुए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अभी भी साइबेरिया के जेल में जिंदा है, वो पत्र को क्यों छुपाया गया था? अब आप केजीबी का जो चीफ बोलता है, विकीलीक्स का जो बाहर के लोग नहीं तो केजीबी का जवाब दीजिए ना। आप इतने महान आदमी हैं कि आपकी बात पे दुनिया यकीन कर ले। केजीबी का चीफ झूठा है, इतिहासकार झूठा है, हर आईबी की रिपोर्ट झूठा है, केजीबी की जब आप झूठा है, सारी चीजें झूठा है। अजीब और गरीब टाइप का है कि आप मालेगांव में 10 मुसलमानों को पकड़ते हैं और फिर उसके बाद आपकी आईबी रिपोर्ट देती है, छोड़ देते, तो आप पकड़ते क्यों है, छोड़ते क्यों? ये सुविधा आप 50 साल से कर रहे हैं। एक बात हमारे आपका हर एक्शन जो है पॉलिटिकल माइलेज के लिए होता है। फायदा नहीं है। पुष्पेंद्र, लेकिन एक बात जो अभी मेन बात हो गई कि सारी बात को आप खुलासा करिए फिर बात करिए। बिल्कुल। अभी डिमांड करना चाहिए ना सरकार से। अब केंद्र में पार्टी की तरफ से, आपके पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय के सामने नेशनल एपोलॉजी देना चाहिए इस चीज को लेके। देंगे, हमको क्या करना चाहिए? मुझे नेशनल एपोलॉजी दीजिए आप। चलिए, आप अपनी राय जो दे रहे हैं आप अपना डिमांड करिए ना। आप भी तो अरे आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? दत्ता साहब, पुष्पेंद्र जी, उपेंद्र जी, ये एक अब तक जो कुछ हुआ, लेकिन अब है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। उस सरकार अपनी पूरी चीजों को खुलासा करे, देश के सामने रखे, तब सच्चाई सबके सामने आएगी, तब इस पे ज्यादा बेहतर होगा कि इस पे हम बहस करें। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस लेते हैं। फिर से स्वागत है घटना चक्र में। हम चर्चा करेंगे कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के मुद्दे पर। घाटी में एक बार फिर से बवाल हो गया। तमाम विरोध करने वाले लोग सड़क पे उतर आए और प्रशासनिक जो खासकर प्रदर्शनकारी थे, प्रशासनिक आदेश को वापस लेने की मांग कर रहे थे, जिसमें कि कश्मीरी पंडितों के लिए अलग आवासीय परिसर बनाने की बात कही। उधर जम्मू में
समर्थन में जो बात हुई है उसका कुछ अंश आपको हम दिखाते हैं कि क्या कहा जम्मू में जो कश्मीरी पंडित हैं, उनके जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने क्या कहा। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहा गया कि यहाँ हिंदू कॉलोनी बसाई जा रही और कश्मीरी लोगों को गुमराह किया गया वहाँ पे। एक उसके बाद जो हाल ही में APMCC ने कौसरनाग यात्रा जो स्टार्ट की थी, 22 कश्मीरी पंडित गए थे और जो मैं खुद विटनेस हूँ, जो मैं लीड कर रहा था। और यही हुर्रियत वालों ने, इंजीनियर रशीद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो MLC डॉक्टर वीरी जो कहा कि वहाँ 22 कश्मीरी पंडितों से पोल्यूशन होगा कौसरनाग में, और उसके बाद गवर्नमेंट ने ऑर्डर करके फिर टर्न डाउन सिक्योरिटी की और कहा कि ये यहाँ पे भारत का एजेंडा कश्मीर के अंदर चला रहे हैं। और 25 साल के बाद जब ये बात हुई कि भाई कश्मीरी पंडितों को हम वहाँ बसाएंगे, तो आज इसमें फिर वही कहानी, अमरनाथ वाली कहानी, लाइक कौसरनाग वाली कहानी फिर दोहराई गई। तो क्योंकि और इसराइल के साथ हमें जोड़ा गया, और इसका मतलब है ये सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी को गुमराह कर रहे हैं कि कश्मीरी पंडित अपने आबाई वतन में आए, हम उनको गले से लगाएं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब 1990 में हालात कश्मीर में खराब हो गए, 80 से 90% कश्मीरी हिंदुओं ने अपनी ज़मीनें वहाँ मजबूरी के कारण बेची है कश्मीर के अंदर, चाहे वो नॉर्थ पूल में हो, साउथ पूल में हो, ईस्ट पूल में हो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ इन लोगों से कि आप तो कहते जी अपने गाँव में आओ, अपने टाउन में, ठीक है, तो क्या वो ज़मीन वापस करेंगे आप? क्योंकि उस टाइम मैंने भी ज़मीन अपनी बेची है, तो मैं कहाँ रहूँगा? तो यहाँ तो टाउनशिप की ज़रूरत है कि जहाँ पे हम रहें, जिसमें हम सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली सेफ रहें। अगर गिलानी जी को हम कहते हैं कि आपके सोपोर में जो कश्मीरी पंडितों ने ज़मीन बेची है, तो क्या वो ज़मीन वापस देंगे? सईद सलाउद्दीन ने जो कल थ्रेट दिया जहाद कौंसिल पाकिस्तान से, जो KNS को उसने वहाँ फैक्स करके भेजा है कि ये आएंगे, लेकिन अपने भी जो इलाकों में, सईद सलाउद्दीन को बोलता हूँ कि आपका लड़का कहाँ पे आज पढ़ रहा है, वो MBBS कहाँ कर रहा है, आपका भाई कहाँ पे जॉब कर रहा है? तो आप जो कश्मीर से हम रहने वाले, वहाँ के रहने वाले हैं, तो आप हमको ही, जिसको कहते हैं कि मेरी बिली मुझसे ही न हो, क्योंकि हम कश्मीर जाएंगे, हम कश्मीर के रहने वाले हैं और ज़रूर हमने कश्मीर जाना है, लेकिन जहाद कौंसिल या अलगाववादियों की धमकियों पे नहीं, उनके अपने मनपसंद रिटर्न हम करेंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता दिल्ली में अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा, वो भी आप सुन लें। राजनीति से हटके एक ही मुद्दा है जो न PDP न BJP सरकार, RSS और सत्तारूढ़ सरकार एड्रेस नहीं कर रही है। वो मुद्दा है कि अगर आप वापसी करेंगे पंडितों की, जो अति आवश्यक है, तो किस प्रकार से, द हाउ क्वेश्चन, नॉट द इफ क्वेश्चन, किस प्रकार से उनकी सुरक्षा का निर्वाह करेंगे, उसकी निटिग्रिटी ब्लूप्रिंट कृपया देश के सामने रखें, न कि आपसी आरोप प्रत्यारोप पे BJP PDP हर दिन वक्तव्य दे। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, उनको भी आप सुने। जम्मू कश्मीर सरकार में भारतीय जनता पार्टी का बराबर हिस्सा है। वहाँ जो भी निर्णय होने हैं, ये हमारे साथ हम दोनों मिलकर ही फैसला करेंगे, और हमारी गवर्नेंस फ्रेमवर्क में भी ये विषय है। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूँ राज्य सरकार अपने वायदों से मुकर नहीं सकती है, और केंद्र और राज्यों के बीच में इस पर आगे भी चर्चा होती रहेगी। हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हैं लाइन पे। आप भी विरोध कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी विरोध कर रहा है, इस तरह से पुनर्वास की जो योजना है उसको लेके विरोध है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। आपका विरोध क्यों है? किनसे बात कर रहे हैं आप? जी किनसे? मुझसे? जी सारिक साहब जी। नहीं, हमारा कोई, सुनिए, नहीं, बात सुनिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। हिंदू हमारे पंडित भाई जो हमारे पंडित भाई यहाँ से चले गए हैं, वो एक बहुत बड़ा खला हुआ है, उस खला को पूर्ण करना है और पंडितों को हर सूरत में वापस आना है। कश्मीर उनके बगैर अधूरा है और हम उनके बगैर अधूरे हैं। वो हमारे जिस्म का हिस्सा है, हमारा जिस्म अधूरा है जब तक न वो वापस आ जाएंगे। लेकिन वापस आने पे आप एक तरफ कह रहे हैं कि जिस्म का हिस्सा है। सारिक साहब,
एक हिस्सा सारिक साहब हम बार बार तकसीम होते चले जाएंगे। ये बात कभी मुनासिब नहीं है। आप सारिक साहब जाएंगे, सारिक साहब सरकार उनको जमीनों के लिए पैसा दे दे, मकान बनाने के लिए पैसा दे दे, वो अपनी बस्तियों में आ जाए, अपने शहरों में, अपने गांवों में, अपने देहात में बसे, बसर किस्म और इस हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की रिवायत को मेरा सवाल वो नहीं है। मेरा सवाल है विरोध किस बात का है नेशनल कॉन्फ्रेंस का? हिंदुस्तान बनता है, फिर अलग पाकिस्तान में कितनी देर हम तक। सारिक साहब आपको आवाज आ रही है? अगर सवाल सुनाई दे रहा है तो सिर्फ ये बताएं कि आप विरोध किस बात को लेकर कर रहे हैं। फिर ये शर्मिंदगी है कि हमारे भाई हमसे जुदा हो गए। आप भाई कहते रहे और उनका विरोध करते रहे आने का सवाल है, विरोध किस बात का कर रहे हैं? ये और मरकजी सरकार और इसमें जो बीजेपी। सारिक साहब आप विरोध किस बात का कर रहे हैं ये तो बताइए। इंतहा पसंद लोग हैं। आप विरोध किस बात का कर रहे हैं सारिक साहब? नेशनल कॉन्फ्रेंस का विरोध किस बात पे है ये तो बताइए। कल को आप कलकत्ता पे फिर मुसलमानों को अलग दे देंगे आप। नहीं ये एजेंडा नहीं चलेगा। इसको फोन को अगर आप जवाब नहीं दे सकते हैं इसको अपना भाषण दे रहे हैं। जी भाषण आपका नहीं सुनना हमें। आप जवाब नहीं दे सकते हैं ये बताइए। दिलीप आप विरोध किस बात में कर रहे हैं ये बताइए। आप भाषण मत दीजिए। इनसे सवाल पूछिए। उमर अब्दुल्ला ने 3 साल पहले एक बयान दिया और ये कहा कि अब जो लोग कश्मीरियत की बात कर रहे हैं वो ये बताएं कि जिस वक्त मस्जिदों से नारे लग रहे थे, ये कहा जा रहा था हिंदुओं को मारा जाए, उस वक्त कश्मीर के लोग बचाने क्यों नहीं आए थे? ये मेरा बयान नहीं है, ये उमर अब्दुल्ला का बयान है। उन्होंने कहा हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए। आज ये कहते हैं खला हो गया है, जिस्म का हिस्सा है, जिस वक्त मारा जा रहा था पंडितों को तो ये मुसलमान उस वक्त कहा थे, जम्मू कश्मीर में PDP कहा थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहा था, ये आज मुनाफिक और मक्कारी कर रहे हैं खड़े होकर के कश्मीर हमारा हिस्सा है। किस बात का हिस्सा है? कोई पाकिस्तान से लोग मार रहे थे, वहीं के नेबर लोगों को मारा था। जाता है ये गलत बात। सारिक साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आप सवाल सुनने के लिए तैयार नहीं है, भाषण दे रहे हैं। हमें भाषण की आवश्यकता नहीं है आपकी। उपेंद्र जी अब देखिए इसमें सबसे मूल बिंदु तो है कि जो कश्मीरी पंडित हैं वो क्या चाहते हैं। सबसे पहले उनसे पूछा जाना चाहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कहती है, PDP क्या कहती है और इवन भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है। यह गौण मामला है। असली मामला है कि कश्मीरी पंडित क्या चाहते हैं। अगर कश्मीरी पंडित को लगता है कि ठीक है हम जहाँ से आए हैं वहीं हमें पहुँचा दो तो सरकार उसमें मदद करे। अगर कश्मीरी पंडितों को लगता है कि नहीं हमें अलग हमारी कॉलोनी बना दो, हमारा अलग मोहल्ला बना दो, तो वो भी सही है। तो इसमें दूसरे लोगों को हमें नहीं लगता है कि किसी तरह की आपत्ति होनी चाहिए, बल्कि दूसरे लोगों की लेकिन जिस तरह से पिछले 48 घंटे में अगर आप देखें या 72 घंटे में जो माहौल बना है, अचानक से आतंकवादी और अलगाववादी तत्व जो हैं वो सक्रिय हो गए हैं। इसका मतलब है कि ये तत्व नहीं चाहते कि कश्मीरी पंडित कश्मीर में वापस लौटे, बस इसके अलावा इसका कोई दूसरा। लेकिन आप ये देखिए एक तरफ कश्मीरी पंडित, दूसरी तरफ आतंकवादी और अलगाववादी, और इनसे स्वर मिलाते नेशनल कॉन्फ्रेंस और तमाम जो वहां के मेन मुख्य पार्टी हैं उनकी भी भाषा वही है। देखिए कुछ मुद्दों पर ये लोग एक हैं, जैसे कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेज है, लेकिन कुछ जो बेसिक मुद्दे होते हैं उसमें PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आतंकवादी या जो नॉन आतंकवादी अलगाववादी सेपरेटिस्ट जो है अलगाववादी हैं जो हिंसा घोषित रूप से हिंसा के साथ नहीं, तो कुछ मामलों में ये लोग एक हैं। जैसे कि भारत के बहुत सारी पार्टियां भले अलग विचार रखती है लेकिन जन गण मन गण गाने के मामले में एक हो जाते हैं। बहुत सारा सिंगल कॉमन इशू होता है। उसी तरह से इन सब अलग अलग तथ्य हैं, उनका एक कॉमन इशू है और हमें लगता है इनका एक कॉमन इशू ये है कि जो कश्मीर है उसमें कश्मीर के पंडितों को कश्मीर घाटी में पंडितों को मत आने दो। कश्मीर घाटी है जो हमारी जागीर है, इसमें वही होगा जो हम चाहेंगे। और ये जो है कि हमारे जिस्म का हिस्सा है, ये सब कहने की बात है। ये सब सिर्फ है नहीं, इसको आप रिटोरिक कहिए या कहिए जवानी जमा खर्च है, ये सब का कहने का कोई मतलब ही नहीं है। जिस्म का हिस्सा तो आप एक्सेप्ट कीजिए ना, कश्मीर घाटी में ही तो रह रहे हैं आप। जहां पर उनकी कॉलोनी बना रही है वहां पर आप एक भी हमारी एक कॉलोनी बना दो, उसके आसपास आप भी बस जाइए। आप बोले जो भी उनकी जो हम सुरक्षा देंगे, हम सुरक्षा उनकी जो कॉलोनी बन रही है बोले कि 10% 15% आबादी मुस्लिम साहब। एक तरफ अगर हम देखें सैयद अली गिलानी साहब, आसिया अंद्राबी, पाकिस्तान के स्थित चरमपंथी नेता सलाउद्दीन ने इसका विरोध किया है। शनिवार को बंद का उन्होंने आह्वान किया है। दूसरी तरफ अगर देखें तो मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बहुत साफ कर दिया है कि हम किसी तरह का वहां पे अलग से कोई कॉलोनी नहीं बनाने की योजना ही नहीं है। और अगर हम बीजेपी के बयान को देखें तो वो कहते हैं, बीजेपी के तरफ से जो भी बयान है भाजपा ने साफ दोहराया है
कि जो निर्वासित पंडित हैं उनके लिए अलग आवासीय परिसर वो बनाना चाहती है। उसमें थोड़ा कंपोजिट कर दीजिए। इस पे कोई गलत बात नहीं है और सही दिशा में एक सोच अपनाने की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि इस पे सारे पार्टियों का या फिर सारे जितने सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, पर उस राय में आपके जितने सारे सेपरेटिस्ट हैं या फिर जो अलगाववादी या फिर आतंकवादी संगठन है उनकी राय की कोई आवश्यकता भी नहीं है और उनके दबाव में आके किसी तरह का निर्णय लेने की भी जरूरत नहीं है। जहां बात आती है कि सेपरेट कॉलोनीज बनाया जाएगा या फिर ओवरऑल जनरल पॉपुलेशन के बीच में स्थापित किया जाएगा, ये एक चर्चा का विषय हो सकता है। इस पे चर्चा होनी चाहिए और जो सबसे सटीक और सबसे बेस्ट जो सिचुएशन हो सकता है उस सिचुएशन के हिसाब से उनका वहां पे दोबारा स्थापित करना बहुत आवश्यक है। केवल स्थापित करने से चीजें नहीं होगा, प्रॉपर्टीज की बहुत बड़ी इशू है। प्रॉपर्टी है जो उनसे छीन लिया गया था, जब जबरन कब्जा किया गया था, सैकड़ों मंदिरों को वहां पे तोड़ा गया, ध्वस्त किया गया, वो सब मंदिरों का दोबारा स्थापना होना, जमीन को वापस अभी तो मुख्य है जो इंसान है जो विस्थापित है उसको देखने की आवश्यकता है। फिर ओवरऑल अगर एक कॉलोनी के हिसाब से अगर बनाया जाए, मैं समझता हूं कि सिक्योरिटी एंगल के हिसाब से उस पर कोई गलत नहीं है। सुरक्षा एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और उसमें अगर एक सेपरेट कॉलोनी बना के अगर सुरक्षित वे में, सुरक्षित एनवायरनमेंट में अगर उनको स्थापित किया जा सकता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। मेरी समझ है कि कॉलोनी बनाने से आप पूरी तरह से इस माहौल को और बदतर कर देंगे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी सुरक्षा नहीं है कश्मीर में कश्मीरियों की, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो सिख हों, चाहे वो कुछ भी हों। मेरा ये कहना है कि ये सही है कि कश्मीरी पंडितों का पूरा अधिकार है अपने देश में, अपने प्रांत में पहुंचने का, और ये एक शर्मनाक चीज है कि दोनों कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें ये काम नहीं कर पाई। वो जगमोहन के टाइम में भागे वहां से, जगमोहन बीजेपी के थे और मेरा गवर्नर थे हाँ गवर्नर थे, बीजेपी के नहीं थे, बाद में ज्वाइन सरकार बीजेपी की थी उस समय। हाँ चंद्रशेखर की बात। हाँ जी चलिए आप कंप्लीट और आप ये समझ लो कि आप मेरा सवाल है विरोध क्यों कर रहे हैं? परिस्थिति मेरा सवाल है आप विरोध क्यों कर रहे हैं? परिस्थिति में एक चीज है, आप मैं कॉलोनीज का विरोध कर रहा हूं क्योंकि आप उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप उनको मार्कआउट करेंगे और वो उधर एक तरह से कबूतर की तरह बैठे रहेंगे। हमारा ये कहना है आप शुरू कीजिए पूरी योजना। नहीं श्रीनगर योजना शुरू कीजिए, बहुत ठीक है, लेकिन आप विरोध क्यों कर रहे हैं? सवाल ये है श्रीनगर एक मॉडर्न सिटी है, आप वहां से शुरू करो ना, आप उनको घर वापस मुझे जाना चाहता जा सके। ठीक है, देखिए मैं दिलीप इसलिए कह रहा हूं कि ये बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन मैं इसमें कुछ हद तक भारतीय जनता पार्टी को भी जिम्मेदार मानता हूं। ये तमाम सारे जितने मुनाफिक और मक्कारी के साथ भाषण दिए जा रहे हैं टेलीविजन पे, खासतौर से पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के वहां जो बचे हुए नेता हैं कि हमारा जो खला है उसको भरना है, जिस्म अधूरा है, हम उनके बगैर अधूरे हैं, कश्मीरियत मर गई थी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि 1990 की बात आप कर रहे हैं, 1990 में तो बहुत कुछ हुआ था। मैं 2003 की बात कर रहा हूं। 2003 में 23 मार्च को नंदी मार्ग पुलवामा के अंदर 23 कश्मीरियों को कत्ल कर दिया गया। उसमें 11 औरतें थीं और सबसे कम उम्र का 2 साल का बच्चा था। आप कहते हैं कश्मीर में आइए बसिए, हम आपके बगैर अधूरे हैं, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो 3 लाख कश्मीरी पंडित पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों की वजह से नहीं भागे थे। 90% मारने वाले आज जेल में हैं। सवाल यह होता है कि यह कश्मीर के अंदर जो मुफ्ती मोहम्मद हाफिज सईद नाम का चीफ मिनिस्टर बना है, इसकी राजनीति देखिए। पहले ये कहते हैं कि कश्मीर में हमें अमन चैन लाना है, चुनाव जीतने के बाद पाकिस्तान को धन्यवाद, आईएसआई को धन्यवाद, अलगाववादियों को धन्यवाद। उसके बाद क्या करते हैं कि हमें कश्मीर में चुनाव और लोकतंत्र में सबको जोड़ना है। तो जो डेडेड टेररिस्ट हैं, बिट्टा कराटे से लेके मुश्ताक से लेके फख्तू से लेके हलवाई, उनको आप छोड़ रहे खुला कश्मीर के अंदर। और आप कहते हैं कश्मीर में पंडितों का हम स्वागत करते हैं।
ये बिल्कुल वैसे ही है कि शहर के गुंडों को आप छोड़ दीजिए और कहिए कि ये मुल्क आजाद है, कोई भी आ सकता है इसमें। ये एक प्लानिंग के तहत पहले लोगों को छोड़ा गया जमहूरियत के प्रोसेस में इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन साहब सबका स्वागत है, सबको आना चाहिए। और अब आप कश्मीरी पंडितों से कह रहे हैं, मेरा सवाल यह है कि 2003 में जब 24 कश्मीरियों को, पंडितों को मारा गया था, तब भी तो वो वापस गए थे। तो कश्मीर की सरकारें क्या कर रही थी? ये कश्मीरियत की बात करने वाले कश्मीरी मुसलमान जो वैली में 97.84% है, क्या इन्होंने प्रोटेक्ट किया था? किसने प्रोटेक्ट किया था? उस वक्त जो इतनी हत्याएं हुई थी तो किसने की थी? सवाल यह है कि टेलीविजन पे ये मक्कारी की बातें बहुत अच्छी लगती हैं उन लोगों को जिन्होंने कुछ खोया नहीं है, जिनके मां बाप मर गए हैं, जिनके बेटे भाई मर गए हैं, वो दिल्ली की आईएनए की सड़कों में फुटपाथ पे चाय बेच के अपना काम कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि वो लोग वापस चले जाएं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप ये चाहें पाकिस्तान के अंदर कि हाफिज सईद वहां का प्राइम मिनिस्टर हो जाए, जकीउर रहमान वहां का होम मिनिस्टर हो जाए और आप कहें कि भारत पाकिस्तान के बीच में बात होगी। मुझे लगता है कि एक साथ दो जो काम करने की कोशिश की जा रही है, मुफ्ती मोहम्मद सईद अपना उसी एजेंडे में कह रहे हैं। 1986 में याद कीजिए पहला एंटी कश्मीरी पंडितों के जो मुहिम का नेतृत्व किया था वो मुफ्ती मोहम्मद सईद ने किया था। जेकेएलएफ का फाउंडर कौन है पता करें, हिस्ट्री में निकल के आएगा कि फारूक अब्दुल्ला है जेकेएलएफ का फाउंडर। आज आप खुला छोड़ते हैं यासीन मलिक को, आज आप खुला छोड़ते हैं कि सैयद शाह गिलानी को, मीर वाइस को और मुसर्रत को, फख्तू को, और कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों का हम स्वागत करेंगे। ये मुझे लगता है इस मामले में मैं उपेंद्र भाई की बात कहूंगा, ये अंदर से सब मिले हुए हैं, अलग अलग मुखौटों में एक ही एजेंडा है कि कश्मीर के अंदर किसी भी तरीके से कश्मीरी पंडित ना आ पाए, क्योंकि जो लोग 1947 से आए हुए हिंदुओं को नागरिकता नहीं दे सकते, जो लोग उन हिंदुओं को वोट देने की कीमत नहीं दे सकते, वो मक्कारी के नाम पे कश्मीरी पंडितों को बुलाने की जो ढोंग कर रहे हैं, मैं समझता हूं ये दोबारा से एक बड़ा खेल किया जा रहा है और इसके लिए वहां का मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? लोग वहां मर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पीडीपी की सरकार है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पे काम करने की बात है, परंतु वहाँ बुलाकर इनको मरवाने के लिए और उनको खुला जिस हिसाब से उनके जो भाषण हैं जी, आज अलग अलग जाके गांव में कोई रहना लगभग असंभव है, कोई जाएगा नहीं। इसलिए प्रैक्टिकल यही बात है कि उनसे बातचीत की जाए, कितना वो सुरक्षित महसूस करेंगे जब भी कोई जाएगा। क्यों जीने के लिए जाना है किसी आदमी, प्रॉपर्टी के लिए तो बेचारे 25 साल से उजड़े हुए हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और ये हिंदुस्तान है जहाँ अपने देशवासी शरणार्थी हैं और अफगानिस्तान वाले दिल्ली में आके मौज ले रहे हैं, और हमारा जो पंडित हैं जिनको कश्मीरी पंडित बोल रहे हैं वो सब यहाँ अभी भी रहमो करम पर हैं और बेचारे फुटपाथों। लेकिन नंद किशोर जी, एक मेरी छोटी सी आपसे अर्जी है, आपने कहा हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, जिस दिन से सरकार बनी है ये किसी को नहीं समझ में आ रहा कि इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में मुसर्रत को छोड़ना प्रोग्राम का हिस्सा था, हुर्रियत के लोगों को बातचीत में शामिल करने का एजेंडा था। आपकी सरकार दिल्ली में केंद्र संसद में कुछ कहती है और दिल्ली कश्मीर की असेंबली में कुछ कहती है। राजनाथ सिंह यहां कहते हैं कि हमारा प्रोग्राम है, हम इसको मानेंगे। आपको वहां का मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर जाता है और कश्मीर की असेंबली में कहता है हम नहीं मानेंगे। मुझे कहना है कि आप साफ करें, आपकी यहां भी सरकार है, आपकी वहां भी सरकार है, आपके दामन पे दाग है, आप ये बताएं कि आप चाहते क्या है? आप लोगों को मरवाना चाहते हैं या आप राजनीति करना चाहते हैं? क्या इस एजेंडे के तहत बिहार का चुनाव जीतना चाहते हैं? क्या आपके मन में है, ये भी आप बताएं। आप पीडीपी के कंधे पे सारी बातें डाल के एक तरफा नहीं खड़े हो सकते। आप मुशर्रफ का छुटना सरकार बनने से पहले उसके खिलाफ जो कार्रवाई करनी चाहिए थी उमर साहब ने नहीं की थी, और उसके बाद गवर्नर आपके इस स्टेटमेंट ने क्लियर हो चुका है। साहब आपके आपके इस स्टेटमेंट ने कि इस सरकार ने की थी, उसके पास ये आरोप नहीं था, उस पर यह धारा नहीं थी, आज पाकिस्तान ने ज़कीउर रहमान लखवी को छोड़ दिया है। आपका इस पर मौक़िफ़ कमजोर हो गया है कि आप अपने मुल्क के अंदर कानून में लोगों को छोड़ते हैं और अलग अलग बयान देते हैं और पाकिस्तान से उम्मीद करते हैं कि वो ज़कीउर रहमान को क्यों छोड़े, क्योंकि भारत नाराज है। आपकी नाराजगी पर पाकिस्तान नहीं चलेगा। चलिए, लेकिन कुल मिलाकर के जो कश्मीरी के पुनर्वास का मसला है ये यहां से फंसता हुआ दिख रहा है। विश्वास में लेने के बाद ही करना चाहिए, कहां उनको अपनी सुरक्षित महसूस करते हैं। वैली के अंदर जब तक ये आपको जिस तरह का समर्थन मिला जम्मू में, और समर्थन जम्मू में तो कोई प्रॉब्लम तो घाटी में है, तो वहां के लिए आपकी सरकार है, वहां पे आपके गठबंधन की सरकार है। एक तरफ जो यहां से जाने के बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद कहते हैं, वहां जिस तरह का विरोध है, आपको लगता है कि जो पुनर्वास का योजना है उसमें इस माहौल को बनाने में सारा स्पॉन्सर्ड है? और मैं सहमत हूं उपेंद्र जी की बात से, पुष्पेंद्र, ये जो माहौल बना है अपने आप थोड़ी बना है।
घाटी के अंदर ये माहौल है कि पंडित जाने की सोच ही नहीं सकते। लेकिन इस माहौल में तो आपकी जो सरकार जिसको समर्थन दे रहे हैं वो लोग अंडरहैंड यही खेल कर रहे हैं। उपेंद्र जी, नंदकिशोर गर्ग जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।